मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, आइसो एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे ये 5th यूनिट का लास्ट आपका टॉपिक है, वो क्या है, आइसो एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स। तो आइसो का मतलब क्या होता है ना, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे क्या एंजाइम होगा, सेम एंजाइम होंगे। ठीक है, तो कहता है कि हंटर एंड क्लीमेंट मार्कट कॉइन द टर्म आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स। ठीक है, आइसो एंजाइम कह लो या फिर आइसो कह लो। इसको किसने कॉइंड किया इस टर्म को, हंटर एंड क्लीमेंट मार्कट। ठीक है, दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या है उसका सेम है, बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कहता है कि दैट कैटालाइज द सेम रिएक्शन बट अकर इन डिफरेंट टिश्यू। ठीक है, अब देखो एंजाइम भी सेम है, ठीक है, और रिएक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, और डिफरेंट क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म, और रिएक्शन जो अकर होगा मतलब जहां होगा वो टिश्यू अलग अलग होंगे। ठीक है, तो कहता है कि दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम दैट कैटालाइज द सेम रिएक्शन बट अकर इन डिफरेंट टिश्यू। क्या एंजाइम, जो भी एंजाइम रहेगा उनका सेम फॉर्म रहेगा, बट क्या रहेगा, जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा अलग होगा, और जो उनका क्या कहते हैं साइट होगा एक्शन का वो भी अलग होगा। जैसे कि बोलता है कि इसका आप देखो, जैसे मान लो ये आपका क्या होगा, एक एंजाइम हो गया आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया। तो अब इसका एंजाइम का नाम क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलडीएच। ठीक है, अब एलडीएच में LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5 है। ठीक है, बट एंजाइम तो सेम ही है, सेम है, बस उसमें डिफरेंट क्या होगा, उसका सब यूनिट मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट और उसका साइट ऑफ एक्शन, कि किस टिश्यू पे और कहाँ कौन से जगह के टिश्यू पे वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो कहता है उसके बाद आइसो एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि कैटालाइज द सेम रिएक्शन, ये क्या करना चाहिए, सेम रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, जिस रिएक्शन को मेन एंजाइम कैटालाइज कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जिसको कैटालाइज करेगा उसी को LDH1 भी करेगा, LDH2 भी करेगा, LDH3 भी करेगा। ठीक है, फिर कहते हैं कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल मेथड। आप इसको इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड और इम्यूनोलॉजिकल मेथड से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये जो एक ही एंजाइम के 4-5 फॉर्म है उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर कहता है मे डिफर इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ऑब्वियस ही बात है, अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर जो आपका इसका फॉर्म है वो अलग होगा तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा, इसका अलग होगा। ठीक है, फिर कहता है एग्जांपल ले लो, जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एग्जिस्ट इन 5 आइसोएंजाइम फॉर्म। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5। तो कहता है कि ये आप कहता है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इज अ टेट्रामेरिक एंजाइम। ये क्या होता है आपका, टेट्रामेरिक एंजाइम होता है, मीनिंग इट इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स। ये कितने सब यूनिट से बने हैं, 4 सब यूनिट से। जैसे वहां पे देखो H4, H3, M, H2, H और M4। ठीक है, तो सब यूनिट जो वहां पे देख रहे हो वो कहते हैं दीज सब यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये जो 4 सब यूनिट से बने होते हैं, बट जो सब यूनिट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2, या तो वो H होगा या तो वो M होगा। तो H का मतलब क्या होगा, हार्ट टाइप सब यूनिट, और M का मतलब मसल टाइप सब यूनिट। ठीक है, तो कहते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज H एंड M सब यूनिट प्रोड्यूस 5 LDH। अब इन्हीं को क्या करते हैं, HM, MH इस तरीके से मिला के हम उसका 5 कॉम्बिनेशन सब यूनिट का बना लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि थेरापुटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। तो LDH आइसोएंजाइम जो होते हैं, चाहे LDH1 हो, LDH2 हो, LDH3 हो, LDH4 हो या 5 हो, यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्शन और लिवर डिजीज। मायोकार्डियल इंफाक्शन में क्या होता है, ब्लड का सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो जाता है, जिसके वजह से आपका क्या होता है, आपका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, और दूसरा हो गया लिवर डिजीज में यूज होता है। तो 2 इसका यूज हो गया। अब इसमें से हमको देखना है कि LDH1 किस में यूज होता है, LDH2 कौन से टिश्यू पे, LDH3, LDH4, LDH5। तो ये तो हो गया आपके आइसोएंजाइम्स। ठीक है, तो किसके आइसोएंजाइम्स हैं, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH के वो आइसोएंजाइम्स हैं। ठीक है, तो LDH1 जो है इसका सब यूनिट क्या होगा, H4। तो ये मेनली कहाँ जाएगा, हार्ट पे। तो इसका मेजर टिश्यू क्या होगा,
हार्ट और आरबीसी, ठीक है। दूसरा है LDH2, तो इसमें हार्ट और मसल दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये भी फिर भी ये कहाँ रिएक्ट कर रहा है आपका, हार्ट और आरबीसी। उसके बाद LDH3 है, LDH3 में आपके हो गए कितने, H2 और M2, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, कौन कौन से टिश्यू पे, लंग्स के टिश्यू, ब्रेन के टिश्यू और किडनी के टिश्यू में। फिर LDH4 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, HM3 इसका सब यूनिट हो जाएगा, मतलब कि हार्ट और मसल, ठीक है। फिर ये किस में जाएगा आपका, लिवर और स्केलेटल मसल में के टिश्यू में जो ये प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है। पांचवा है आपका M4, जिसमें आपका लिवर और स्केलेटल मसल में ये भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन भी रिएक्शन भी सबका सेम है ना, हार्ट और मसल, ठीक है। और इसका जो मतलब कि फॉर्म बस क्या है, सब यूनिट क्या है, अलग अलग है, और जो स्ट्रक्चर बनेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इसका अलग अलग, ठीक है। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब आया दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ले लो क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, जिसको हम CPK या फिर CK बोल सकते हैं। इसके जो होते हैं 3 आइसोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, CPK1, CPK2, CPK3। अब आया इसका जो सब यूनिट होगा BB होगा, इसका होगा, इसका MM होगा। तो BB का मतलब हुआ ब्रेन, MB का हुआ मायोकार्डियल और MM का मतलब हुआ मसल, ठीक है। तो अब इसका CPK1 का सब यूनिट क्या हुआ, BB, CPK2 का MB और CPK3 का MM। टिश्यू कौन सा होगा, BB में ब्रेन टिश्यू हो जाएगा, MB में हार्ट टिश्यू हो जाएगा और MM में स्केलेटल मसल टिश्यू, है। अब ये हो गया। उसके बाद आपका एक और एग्जांपल है अल्कलीन फॉस्फेटेज, जिसको आप ALP आइसोएंजाइम्स कहते हो, ठीक है। इसमें भी 3 फॉर्म होते हैं, अल्फा 2 ALP, अल्फा 1 ALP और प्री बीटा ALP, इसके भी 3 फॉर्म है। अब इसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब मेनली क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यूज क्या है, तो कहता है प्री बीटा ALP सीन इन बोन डिसऑर्डर। अगर आपको बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा तो जो आपका प्री ALP आइसोएंजाइम का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसका मतलब आपको बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। कहता है कि इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है। मतलब जो भी आपके ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन, तो ये क्या करेगा, एक्टिविटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। अब इंक्रीज हुआ, रिपोर्ट में अगर आया कि ये इंक्रीज अमाउंट में है, तो इसका मतलब क्या है, आपको बोन डिसऑर्डर। फिर है आपका हार्ट लेवाइल अल्फा 2 ALP, ठीक है। तो अल्फा 2 ALP में क्या क्या कहते हैं, सजेस्टिव ऑफ हेपेटाइटिस एंड सर्टेन लिवर डिजीज, ठीक है। ये क्या आपको इंडिकेट करता है, लिवर डिजीज और हेपेटाइटिस को, ठीक है। अगर ये इंक्रीज अमाउंट में है तो इसका मतलब क्या है, हेपेटाइटिस और लिवर डिजीज, ठीक है। अब इसमें कहता है, इसका सेम फिर से एक एग्जांपल है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज आइसोएंजाइम्स, ठीक है। इसके कितने फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म है। कौन कौन से, ICD1, ICD2, ICD3, ICD4। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यूज क्या है, एन इंक्रीज इन सीरम ICD, मतलब कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के अगर लेवल में क्या होता है, इंक्रीमेंट आता है, मतलब बढ़ जाता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, लिवर डिजीज है, आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है और इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, और मे बी इन सब के वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है। तो ये अगर ज्यादा अमाउंट में है, मान लो अगर आप चेकअप करवाते हो और चेकअप में आपके रिपोर्ट में आता है कि जो ICD है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो मतलब आपको इन सभी में से कोई प्रॉब्लम जरूर है, ठीक है। उसके बाद है आपका एंजाइम पैटर्न इन डिजीज, ठीक है, कि एंजाइम का क्या पैटर्न होता है डिजीज में। कहता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, कॉमनली कॉल्ड अ हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक भी बोलते हैं। इज द डेथ ऑफ पार्ट ऑफ द हार्ट मसल, जो हार्ट मसल, जो हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। तो कहता है ड्यू टू, किसके वजह से, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ब्लॉकेड ऑफ ब्लड सप्लाई, क्योंकि लंबे टाइम तक हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसके वजह से जो हार्ट में मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। यूजुअली कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, तो ये किसके वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरी में जब कोई किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉब्लम आती है तब, ठीक है। कहता है कि मार्कर एंजाइम्स, इसमें जो मार्कर एंजाइम होगा वो CPK होगा, AST होगा, ये SGOT जो है, कभी रिपोर्ट देखोगे तो शायद उसमें तुम देखोगे ये, ठीक है, ये टेस्ट होता है।
तो ये जो टेस्ट होता है उसके बाद ये हो गया, उसके बाद LDH, ये जो आपके तीनों क्या है, एंजाइम है। और इनको मार्कर इसलिए बोला गया है कि जब इन एंजाइम्स का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, डिजीज इंडिकेट करते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर इंडिकेट करते हैं कि अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो आपको इनसे रिलेटेड ये सारी डिजीज हो सकती है, लिवर डिजीज हो सकती है ना, हार्ट डिजीज हो सकता है। तो ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं, मार्कर का काम करते हैं। किसके मार्कर का, डिजीज मार्कर का, ठीक है। अब जैसे CPK हो गया, कहते हैं कि राइज, अगर ये कहते हैं कि 6 to 18 आवर्स आफ्टर इन्फेक्शन, अगर मान लो कि क्या होता है कि अगर आपको हार्ट अटैक आया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये राइज हो जाएगा 6 से 18 घंटे के बाद। फिर कहता है कि पीक इसका लगभग जाएगा 24 से 30 घंटे का। फिर कहता है रिटर्न्स टू नॉर्मल, अब कब आएगा आपका कंट्रोल में, तो 2 से 3 दिन उसमें नॉर्मल लगेगा, ठीक है। अब कहता है कि AST या SGOT जो है, इसमें क्या होगा, राइजेस आफ्टर CPK, जब ये राइज होगा तो ये भी राइज हो जाएगा, ये एंजाइम भी राइज हो जाएगा। कहता है कि पीक विद इन 48 आवर, इसका पीक क्या होगा, 48 आवर का, और रिटर्न्स टू नॉर्मल इन 4 to 5 डेज। उसके बाद आपका तीसरा है LDH, कहता है इसका राइज होता है सेकेंड डे से उसके बाद क्या होगा, 3rd और 4th डे इसका पीक रहेगा। 4th से लेके इसका जो नॉर्मल आपका होगा वो 10 से 15 दिन उसमें लगेगा। कहता है AST एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, जिसका पुराना नाम था सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांस अमाइनेज, ठीक है। तो अब उसका नाम रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है, AST। तो अगर मान लो ये सारे अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो ये सारे एंजाइम्स आपके उस टाइम पे क्या करेगा, आपको इंडिकेट करेगा, ठीक है। फिर कहता है कि अब मायोकार्डियल के बाद कौन सा हो गया आपका, लिवर डिजीज, ठीक है। लिवर डिजीज में क्या होगा, अगर लिवर डिजीज में एलिवेटेड है क्या, एलानिन ट्रांस अमाइनेज, एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका मतलब आपको क्या है, लिवर डिजीज है, ठीक है। मसल डिजीज में जो आपका एंजाइम है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, एल्डोलेज, एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज, अगर इनका वॉल्यूम जो है बढ़ा हुआ है तो आपको इसका मतलब मसल डिजीज है, ठीक है। अब कैंसर की बात करें तो कैंसर में क्या होगा, एसिड फॉस्फेटेज, जिसको आप क्या बोलते हो, टार्टरेट लेवाइल, यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। अब जैसे कि मान लो कैंसर के कंडीशन में क्या होता है कि जो एसिड फॉस्फेटेज होता है वो यूजफुल होता है किसको डायग्नोज करने के लिए, जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा होता है ना, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर जो होगा उसको डायग्नोज करने के लिए आप इस एंजाइम का यूज कर सकते हो, किसका, एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। फिर आया आपका ये तो चलो आइसो एंजाइम्स हो गए, ये जितने सारे थे वो सारे क्या हो गए, आइसो एंजाइम्स हो गए। और इसने ये भी दिखाया कि अगर इनमें से जो एंजाइम्स क्या होते हैं, अगर उनका कंसंट्रेशन आपके बॉडी में बढ़ता है तो उसकी वजह से आपको कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपका कोएंजाइम्स, तो कोएंजाइम क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट ट्रांसफर केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम। ये क्या करता है, ग्रुप को ट्रांसफर करने का सिंपली काम करता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है। कहता है एग्जाम्पल, जैसे कि कोएंजाइम का एग्जाम्पल हो गया थायमीन, राइबोफ्लेविन और फॉलिक एसिड, ठीक है। कहता है कि ग्रुप ट्रांसपोर्टर, जैसे कि एसिटाइल ग्रुप्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कोएंजाइम ए को, हाइड्राइड आयन जो है वो कन्वर्ट हो जाए, सॉरी ट्रांसफर हो जाएगा इसको NAD और NADP को, और फॉर्माइल एंड मेथाइल ग्रुप जो है वो किसको चला जाएगा, फोलेट डेरिवेटिव को, फॉस्फेट ग्रुप ATP में चला जाएगा ट्रांसफर होके, मिथाइल ग्रुप S एडिनोसाइल मेथियोनिन को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका काम ही क्या है, एक को दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ठीक है। अब जैसे इसमें आता है हेलो एंजाइम्स। हेलो एंजाइम्स क्या होता है कि हेलो एंजाइम जो होता है वो एपो एंजाइम और को एंजाइम को जब कंबाइन किया जाता है तो क्या बनता है, हेलो एंजाइम। तो एपो एंजाइम जो होता है वो एक प्रोटीन का पार्ट होता है और को एंजाइम जो होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। तो दोनों जब कंबाइन होता है तो क्या होता है, हेलो एंजाइम बनता है, ठीक है। 2 नंबर के में 2 नंबर में भी पूछे, ठीक है, तो कुछ ज्यादा नहीं है। एपो एंजाइम और को एंजाइम को जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है, कन्वर्ट नहीं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन है कोएंजाइम का सिंपल कि ऑर्गेनिक होता है, नॉन प्रोटीन होता है और डायलाइजेबल होता है और लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है, ठीक है। डायलाइजेबल का मतलब हुआ कि सब्सटेंस इज स्मॉल इनफ टू पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग डायलिसिस। जब आप डायलिसिस करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो आपका डायलाइजेबल का मतलब हुआ कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको जो क्रॉस कर सके वैसे चीजों को हम क्या कहते हैं, डायलाइजेबल। और डायलाइजेबल इसलिए बोला क्योंकि ये कब हो रहा है, डायलिसिस के टाइम पे हो रहा है, ठीक है।
अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कोएंजाइम्स। कोएंजाइम को क्या किया, क्लासिफाई किया। कौन कौन से बेस पे, एक विटामिन के बेस पे, दूसरा नॉन विटामिन के बेस पे। तो विटामिन में आपका विटामिन B1 आ गया जिसको हम थायमीन बोलते हैं, विटामिन B2 आ गया जिसको आप राइबोफ्लेविन बोलते हो, नियासिन आ गया, पेंटोथेनिक एसिड आ गया, B6 आ गया, विटामिन 6 आ गया, लिपोइक एसिड आ गया, बायोटीन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया और विटामिन B12 हो गया। तो इसके कोएंजाइम्स होंगे, ये तो विटामिन हो गए। अब उसमें प्रेजेंट जो कोएंजाइम्स है वो कौन कौन से हैं, तो विटामिन 1 में तो आपका क्या हो जाएगा, थायमीन पायरोफॉस्फेट, राइबोफ्लेविन में FN और FAD, उसके बाद आपका नियासिन में NAD और NADP, और आपके पेंटोथेनिक एसिड में कोएंजाइम A, B6 में पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट, लिपोइक एसिड में लिपोमाइड, उसके बाद बायोटीन में बायोटीन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन, उसके बाद फॉलिक एसिड में टेट्रा हाइड्रोफोलेट कोएंजाइम प्रेजेंट होगा, और विटामिन B12 में आपका कोएंजाइम B12, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। और नॉन विटामिन में कहता है दीज आर कोएंजाइम्स दैट आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन, ये सारे कोएंजाइम जो है वो विटामिन से डिराइव्ड नहीं हुए हैं, कहता है बट स्टिल एग्जिस्ट स्टिल असिस्ट एंजाइम्स इन कैरी आउट बायोकेमिकल रिएक्शन, पर फिर भी क्या करता है, जो आपके एंजाइम्स होते हैं उनको हेल्प करता है अपना जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कोएंजाइम्स जो आ गया वो आपका क्या होगा, ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फंक्शन क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफर करता है और एनर्जी को प्रोवाइड करता है। दूसरा आया CTP। CTP क्या होता है, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। इसका काम क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है किसमें, लिपिड में और फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस में। तीसरा है आपका UDP, यूरिडीन डाइफॉस्फेट। इसका काम क्या है, ये शुगर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। तीसरा है आपका सैम। सैम हो गया आपका S एडिनोसाइल मेथियोनीन। तो इसका क्या है, ये एक यूनिवर्सल मिथाइल ग्रुप डोनर है, ठीक है। ये मेनली क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन विटामिन वाला कोएंजाइम। अब इसी में आया थायमीन। थायमीन का काम क्या है, तो थायमीन आपका विटामिन B1 है। इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन हुज एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म थायमीन पायरोफॉस्फेट। कहता है कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, जो वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, और इसका एक्टिव फॉर्म जो कोएंजाइम का होता है वो क्या होता है, थायमीन पायरोफॉस्फेट, जिसको आप TPP बोलते हो। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। इन सारे रिएक्शन में आपका इन्वॉल्व होगा कौन सा ग्रुप, थायमीन। फिर आपका है कहाँ से आता है थायमीन, इसका सोर्स क्या है, तो ईस्ट और एनिमल टिश्यू। जो ईस्ट होते हैं और एनिमल टिश्यू होते हैं उनसे ये आपको मिलता है, ठीक है। अब है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है येलो कलर का विटामिन होता है, ठीक है। कहता है कि ये कन्वर्ट होता है टू एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म में। पहला हो गया FMN जिसको आप फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड बोलते हो, और FAD फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये दो कन्वर्ट में, दो फॉर्म में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कोएंजाइम अगर राइबोफ्लेविन को कन्वर्ट करो किस फॉर्म में, कोएंजाइम के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके दो एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म बनेंगे, ठीक है। एक आपका हो गया FMN और दूसरा हो गया आपका FAD। फिर कहते हैं कि फंक्शन क्या है, तो ये आपका क्या करता है, मेनली एक्सेप्ट और डोनेट करता है किसको, हाइड्रोजन एटम को, किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो इसमें ये क्या करता है, हाइड्रोजन का डोनेट और प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने का काम करता है। फिर आपका आता है इसी में नियासिन। तो नियासिन आपका विटामिन B3 हो गया जो कि निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कोएंजाइम इसमें NAD+ और NADP+ हो गया। फंक्शन इसका क्या होगा, तो एक्ट एज अ हाइड्रोजन कैरियर। हाइड्रोजन कैरियर का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन को कैरी करता है, ठीक है। कौन कौन से रिएक्शन में, डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन में और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है CH3CH2OH प्लस NAD+। तो अब इसने क्या किया, CH3CHO, ठीक है। यहाँ से क्या ले लिया, CH3 और CHO। बचा क्या है इसके पास, मान लो यहाँ से एक H बच गया, ठीक है, बचा ना, वो तो ले लिया इसने। यहाँ पे एक H बचा हुआ है और इसके पास क्या बचा है, बाकी
NAD+, तो ये वाला H किसके पास चला गया, NADH के पास, और जो आपका A एक्स्ट्रा H था वो आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये मेनली क्या करता है, हाइड्रोजन को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन B6, तो विटामिन B6 जो होता है वो पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सामीन, पायरिडॉक्सिम, ये तीनों फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर कहता है कि एक्टिव कोएंजाइम जो इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, फॉस्फेट। फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांस अमाइनेशन जो रिएक्शन होता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होता है, डी अमीनेशन रिएक्शन होता है, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, इन सभी में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे शो किया है ग्लूटामेट, जैसे किसमें हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट ट्रांस अमाइनेशन में यूज होगा। फिर ग्लूटामेट का आ गया तो ये आपका किसमें आ जाएगा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आप डी कार्बोक्सिलेशन, ये तो इसने बोला ही है कि डी कार्बोक्सिलेशन और ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन में यूज होगा, आप जिसका भी हो उन सभी में ये क्या होगा, यूज होगा। फिर आया है लिपोइक एसिड, तो लिपोइक एसिड कहता है कि एज अ को फैक्टर काम करता है, ठीक है। को फैक्टर काम करता है किसमें, सेम अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज में और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कंपाउंड्स में, ठीक है, कंपाउंड्स या ना कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेट करता है किसमें, असाइल ग्रुप ट्रांसफर, मतलब कि मेनली क्या करता है, असाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। सोर्स क्या है, लिवर और ईस्ट, मतलब लिवर से और ईस्ट से ये ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। छठा आपका बायोटीन एंड फॉलिक एसिड, तो बायोटीन आपको लिवर और ईस्ट से मिलता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो ये यूज होता है किसमें, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, सॉरी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, मतलब इन सभी रिएक्शन में ये बायोटीन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो भी कार्बोक्सिलेज रिएक्शन होगा उनमें। फिर आपका है फॉलिक एसिड, तो फॉलिक एसिड को हम विटामिन B9 बोलते हैं, इसका एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड है THF। कहता है कि स्ट्रक्चर की बात करें तो पैट्रिडिन रिंग, पैरामिनो बेंजोइक एसिड, ग्लूटामेट रेसिड्यू, ये सभी से मिलकर क्या बनता है आपका फॉलिक एसिड। फंक्शन क्या होगा, ये क्या करता है, कार्बन के एक यूनिट को ट्रांसफर करता है, ठीक है। फिर कहता है विटामिन B12 एंड पेंटोथेनिक एसिड आया, तो विटामिन B12 जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कोबेलामाइन भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोबेलामाइन। उसके बाद आपका कोबेलामिन, हाँ ये हो गया इसका विटामिन B12 का एक और नाम, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो साइनोकोबेलामिन न्यूक्लियस और कोबाल्ट एटम, इसमें ये दोनों चीज से मिलके बनता है क्या आपका विटामिन B12। फंक्शन की बात करें तो प्रॉपर नर्वस सिस्टम फंक्शन, मतलब कि जो नर्वस सिस्टम का प्रॉपरली फंक्शन होता है वो विटामिन B12 के वजह से। ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो भी इसके वजह से, DNA सिंथेसिस और रेगुलेशन, उसके बाद फैटी एसिड के सिंथेसिस में, एनर्जी प्रोडक्शन में, सब में किसका यूज होता है, विटामिन B12 का। सोर्स क्या है, लिवर और एनिमल प्रोडक्ट, जिस आप लिवर से और एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे आपको विटामिन B12 ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका पेंटोथेनिक एसिड, जिसको आप बोल रहे हो विटामिन B5। तो कहता है इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये एज अ प्रिकर्सर काम करता है किसमें, कोएंजाइम A और एसाइल कैरियर प्रोटीन में। फिर कहता है फंक्शन क्या होता है, तो एसिटाइलेशन रिएक्शन में, एसाइलेशन रिएक्शन में और सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस में, इन सभी में क्या होता है आपका पेंटोथेनिक एसिड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, कोएंजाइम और आइसोएंजाइम, ठीक है। कोएंजाइम में जो है विटामिन B12 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 2 नंबर में पूछे या उसके बाद का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और आइसोएंजाइम जो है वो में भी शायद 2 नंबर में पूछ दे, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह, या फिर आइसोएंजाइम और कोएंजाइम को साथ करके 5 नंबर में पूछ, ठीक है। तो इसलिए ये तुम्हारा अब खत्म हो गया पूरा सिलेबस, ठीक है।